डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने वेक्टर में डिस्कशन करा हुआ था वो डिस्कशन हमारा हुआ था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा उनके एग्जांपल्स पर बातचीत करी थी, फिर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत करी थी। फिर देन इसके बाद वेक्टर का एडिशन करा था, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करा था, फिर वेक्टर के एडिशन के एनालिटिकल मेथड को हम लोग सीख रहे थे। और एनालिटिकल मेथड को जब हम लोग सीख रहे थे उस दौरान ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने कवर करा था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रह गया था, तो आज उसको ही करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास दिया हुआ है, ये एक ए वेक्टर दिया हुआ है सपोज, ठीक है, और मान लेते हैं कोई ऐसे दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इससे कह रहा है आप इसको एडिशन करना है, एडिशन के बाद एनालिसिस करनी है, इसकी क्या फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला आएगा। तो देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे। देन फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले ड्रॉ करा ए वेक्टर, ये देखिए इस तरीके से ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। देन फिर हमने ये देखिए बी वेक्टर की जो टेल थी उसको ए वेक्टर की टेल से ऐड कर दिया, कुछ इस तरीके से जो है हमने ऐड कर दिया। सपोज ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या करा हमने कि ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच ली। अब आपको मालूम है ए वेक्टर के एक पैरेलल हमने लाइन खींच ली है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है एक बी वेक्टर के पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच लिया ऐसे, ठीक है। तो बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच ली हमने है। अब क्या करा कि ए वेक्टर, ये देखिए पैरेललोग्राम आपको दिखने लगा होगा। अब ए वेक्टर के सामने जो पैरेलल साइड है वो कितनी हो गई, ए वेक्टर हो जाएगी, और बी वेक्टर के सामने वाली पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, बी वेक्टर हो जाएगी। मेरी एक बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है। देन फिर इसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर ले पैरेललोग्राम का, तो ये डायगोनल दरअसल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आप समझ गए होंगे कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका जो है क्या हो गया, रिजल्टेंट आपके पास हो जाएगी, ठीक। देन फिर ये एडिशन एक तरीके से आपने ये समझ लिया कि पैरेललोग्राम जो है आपका जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसमें किस तरीके से हम ऐड करके चलते हैं। देन फिर एक और हम डायग्राम बनाने चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इससे थोड़ा। तो अभी हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है आपका, और एक जो है बी वेक्टर जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ए वेक्टर है और दूसरा जो है क्या है, बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर के एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए, ठीक। अब इसी प्रकार बी वेक्टर के एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ये ए वेक्टर के आपने पैरेलल लाइन खींच ली तो ये ए वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर के पैरेलल लाइन खींच ली तो ये बी वेक्टर हो गया। इसका डायगोनल फिर से ड्रॉ कर लिया हमने, तो ये आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा कि ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल को आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसका एंगल को अल्फ़ा मान लिया, और हमने ए वेक्टर वाले जो लाइन था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है, ये देखिए इस तरीके से आगे बढ़ा लिया, और बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम नाम दे दें, इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दिया पी, इसको नाम दिया क्यू, ठीक है, इसको नाम दे दिया एस, और इसको नाम दे दिया सपोज टी, ओ पी क्यू एस टी। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, थीटा डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, आपके पास डायग्राम बन गया है, और लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एस टी क्यू दिख रहा है सामने, एस टी क्यू,
अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं क्या साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका क्यू टी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एस क्यू। तो कितना आ गया क्यू टी अपॉन का कितना आ गया आपके पास भाई एस क्यू आ गया। अब क्यू टी की वैल्यू पता नहीं है अभी हमको, लेकिन एस क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो देखो एस क्यू की जगह बी वेक्टर है। एनालिसिस जब करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, नीचे बी आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास बी की वैल्यू, ये क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन थीटा हो गया। इसको आप रोमन का 1 कह सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखिए अगेन, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास देखिए एस टी क्यू को देखिए। अब यहाँ कॉस थीटा ले लो, तो कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया एस टी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एस क्यू। ठीक है, एस टी की वैल्यू हमको पता नहीं है और एस क्यू हमको मालूम है कि बी है। ठीक, तो और करके आप लिख सकते हो एस टी इक्वल टू कितना हो गया बी कॉस थीटा। अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर आप डायग्राम को देखिए ध्यान से। तो अगर हम लोग ओ टी की वैल्यू की बात करें, तो ओ टी की वैल्यू ये देखिए, ये ओ टी की वैल्यू, तो ओ टी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ओ एस प्लस एस टी। अब ओ एस की वैल्यू कितनी है, ए, हमने कहा ना जब एनालिसिस कर रहे हैं तो वेक्टर ड्रॉप कर देंगे, ए ले लिया, प्लस एस टी की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा है। तो आपके पास जो ओ टी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ए प्लस बी कॉस थीटा हो गई। इसको आप जो है रोमन का नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अगले स्टेप में आ जाते हैं। तो अभी इसको ऐसा करते हैं, आप अपना जो है सारा ध्यान रखिएगा जो अभी हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी आपने जो जो निकाला है उसको एक बार पुनः लिख लेते हैं। अभी आपने निकाला था एस टी की वैल्यू क्या निकाल के लाए थे बी कॉस थीटा, और इसके अलावा हम लोगों ने ओ टी की वैल्यू क्या निकाली थी ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने पुनः फिर से यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस डायग्राम को देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस ये डायग्राम को देखिए। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी क्यू, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या ले लिया ओ टी क्यू ले लिया। ठीक है, तो जब ओ टी क्यू लेंगे तो आपको मालूम है बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लें। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ओ क्यू का मतलब हो जाता है आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए डायग्राम में देखिए ओ टी जो है ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ये देखिए आर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड केवल लेना है आर, तो आर का स्क्वायर। ओ टी का मतलब अभी आपने देखो ये ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर का, क्यू टी स्क्वायर कहाँ गया देखिए जरा ध्यान से, क्यू टी का मतलब, हाँ एक फिर से देख लीजिए क्यू टी, तो यहाँ पर अभी आपने हाँ ओ टी का स्क्वायर लिख लिया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन इसके अलावा यहाँ पर क्यू, दरअसल इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये क्यू टी की वैल्यू देखिए बी साइन थीटा आ गई थी, हाँ सही है, क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बी साइन थीटा। तो ये क्यू टी की वैल्यू यहाँ पर जो है आपको बी साइन थीटा लिखनी है, तो हमने गलती से वो कॉस थीटा लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो क्यू टी की वैल्यू है वो कितनी आ गई बी साइन थीटा आ गई, तो यहाँ पर आप जो है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर आप इसका होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन फिर इसके बाद जो है आप क्या करिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म एक साथ कर लीजिए। तो देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ए केवल बी स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। So this is the magnitude of resultant of both two vectors a and b when we are going to add this। तो ये क्लियर हो गया बात, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से डायग्राम आपके सामने है और ये पूरी प्रूविंग आपके सामने आ गई। ठीक, चलिए तो अब जब ये आ गया हमारा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, देन इसके बाद हमको क्या करना होता है, कुछ चीज़ें करते हैं हम लोग। तो जैसे आते हैं स्पेशल केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस भाई कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहला जो केस होता है वो समझिए क्या होता है। ठीक है ना, इफ ए वेक्टर is in the direction of b वेक्टर। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में मान लो बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, देन थीटा इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा 0 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर आर का फार्मूला अब क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, और आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। यानी ऐसे कोई दो वेक्टर जो अगर कहीं पर सिंपली एक ही डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं। फिर दूसरा स्पेशल केस क्या होता है, इफ़ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है सपोज और ये बी वेक्टर हो जाए और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल आपको दिख रहा है कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। देन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर आर कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 हो गया भाई। तो आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है जो वैल्यू होती है कॉस 90 की वो कितनी होती है 0। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, सिंस कॉस 90 इक्वल टू कितना हो गया 0। फिर तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या कहता है, इफ ए वेक्टर इज अपोजिट टू द बी वेक्टर, टू द बी वेक्टर। ठीक है, बस ठीक। देन अब मान लो जो है भाई ऐसा है कि ए वेक्टर सपोज ये हो गया और बी वेक्टर ऐसा हो गया, तो एंगल देखिए कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आर इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और फिर जो है अंडर रूट के अंदर इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो r की वैल्यू है वो केवल a माइनस बी आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये डेरिवेशन यहाँ तक आ गया। इसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसी डायग्राम को अगर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एंगल अल्फ़ा दिख रहा है। ठीक है, इस एंगल की भी हम लोग अल्फ़ा निकाल देते हैं, और इसका जो है निकाल के इसमें कई जगह फार्मूले में ये यूज आएगा। तो फ्रॉम फिगर से फिर से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाता है
टेन अल्फ़ा ले लीजिए। टेन अल्फ़ा का मतलब हो गया, ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर टेन अल्फ़ा दिया हुआ। टेन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्यू टी और बेस का मतलब हो गया ओ टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रखा, क्यू टी अपॉन ओ टी। तो क्यू टी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, तो क्यू टी की वैल्यू देखिए, ये रखिए बी साइन थीटा आई थी। ठीक है, क्यू टी की वैल्यू ये देखिए बी साइन थीटा हो गई, और ओ टी की वैल्यू ए प्लस बी कॉस, ये देखिए ओ टी की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा आ गई। देन फिर हम लोग आ जाते हैं आगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्यू टी कितना आ जाएगा आपका, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सॉरी, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वन वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ बोथ टू वेक्टर्स। ठीक, तो ये क्लियर हो गई बात भाई। देखिए यहाँ पर आपके पास टेन अल्फा निकल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको सब्ट्रैक्शन जो है, तो सब्ट्रैक्शन हालांकि हम पढ़ा चुके थे, एक बार रिवाइज कर दें। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है कोई ए वेक्टर और आपसे कह रहा है उसमें कोई बी वेक्टर को हटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, और करके इसको ए वेक्टर इसको ऐसा ही लिखे रहने दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए और बी वेक्टर की डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो जैसे ही अपोजिट करेंगे तो बी वेक्टर माइनस का हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ए वेक्टर तो ये आ गया और ये बी वेक्टर आ गया, तो ये रिजल्टेंट हो गया इसका, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सब्ट्रैक्शन। तो जो अगला टॉपिक आपका आता है कि अगर हम किसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ a स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, विद वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ऐसा होता है कि स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग जो है अगर कराते हैं, तो फिर ये मान के चलो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ले लें, जैसे p वेक्टर है, ये मोमेंटम है, तो p वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर। यहाँ पर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन प्रोडक्ट विद वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आ गया, क्लियर हो गई बात। अब देन फिर इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपके पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे ग्राफ हम लोग ऐसे बना रहे हैं, मान लो एक कोई पार्टिकल है P, उसकी पोजीशन ओरिजिन से थी R1 वेक्टर, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो उसकी पोजीशन हो गई Q, और अब उसकी ओरिजिन से पोजीशन हो गई R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और इन दो P और Q के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसको हम लोग R वेक्टर भी लिख सकते हैं, R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद आता है अगला जो है आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर होता है हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, बस, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है जो है जीरो इंटू ए वेक्टर, तो इसको जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। जीरो को मल्टीप्लाई कराओगे ए वेक्टर जीरो आएगा। अगर कहीं पे लिखा है ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, तो उसको केवल ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, जो कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक, देन फिर इसके बाद जो अगला आता है यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, केवल 1 होता है। मतलब इनका जो है किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एंड इट इज गिवन बाई, इट इज गिवन बाई ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इट्स अ यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। इसको इस तरीके से दिया जाता है, इसको ए वेक्टर अपॉन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब इसका काम क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए एक चौराहे पे पहुंचे आप, अब चौराहे पे 3 रास्ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक को नाम दे दिया x, एक को दे दिया y और एक को दे दिया z। अब आपको तीनों रास्ते पर जो है मान लो जाना है, अगर सपोज, ठीक है, तो आप चाहते हो कि कोई हमको रास्ता भी बताए लेकिन वो हमारे साथ हो ना। या आपसे ऐसा है कि कोई यहाँ पर है व्यक्ति, वो रास्ता बता दे लेकिन कोई साथ में जाने को तैयार नहीं है आपके साथ, देन फिर क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर का यूज किया जाएगा। तो हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर दिखाया जाता है वो आई कैप होता है। क्या हो जाएगा? आई कैप। तो यहाँ पर मान लो ऊपर ए एक्स आई कैप। ठीक है, हमेशा वाई की डायरेक्शन में जे कैप आता है, ए वाई जे कैप। सिमिलरली हमेशा जेड में ए जेड। ठीक है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और उनके साथ जो वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो आई जे के है, लेकिन इनकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, उसको समझ में आ गया यहाँ पर है? ठीक है ना। तो अब अगर मान लो जो है कोई यहाँ पर जो है एक कोई ए वेक्टर है, तो उसकी ये 3 अलग अलग पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हो गया। ठीक, देन फिर इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक बता रहे हैं आज की क्लास में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है उसको देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, यहाँ पर मान लो कोई ए वेक्टर है, तो अगर पूछा जाए कि ये वेक्टर प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स में क्या इसकी पोजीशन है, तो एक ऐसे अपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है कोई ए एक्स वेक्टर होगा। ठीक, और इसी प्रकार y में ड्रॉ कर लिया तो आपने कहा ए वाई वेक्टर होगा। तो ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, और ए वाई की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? ए वाई जे कैप। वाई के लिए जे बताया था ना। ठीक है, तो ए वेक्टर की अगर पोजीशन देनी है, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्लियर हो गई बात कि नहीं? समझ गए? इस तरीके से पोजीशन वेक्टर यहाँ पर जो है हमेशा दी जाती है। अब अगर देखो एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे दिख रहे हैं, 90 डिग्री पे हैं एक्स और ए वाई, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? और अगर केवल ए की बात करें तो आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि आई कैप जे कैप का स्क्वायर अगर करा भी जाए तो 1 आएगा। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर ये मान लो थीटा है अगर एंगल, तो टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए वाई अपॉन एक्स। थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर हो गई सारी बात? तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको एक बार रिवीजन करके सभी को कंप्लीट करना।